आज मैं आपको बताऊंगा कि 100% सक्सेसफुल आईवीएफ रिजल्ट के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार फ्रेंड, आप सबका स्वागत है वंध्यत्व की पाठशाला में इनफर्टिलिटी क्लासेस में। मेरा नाम डॉक्टर मेहर सुखड़िया, मेडिकल डायरेक्टर ऑफ सुमिरन आईवीएफ सेंटर अहमदाबाद। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी चीज है जो आपको नहीं करना चाहिए, जिससे आपका रिजल्ट बढ़ सकता है और रिजल्ट में जो चांसेस होता है परसेंटेज वाइज वो बहुत बढ़ेगा। आइए मैं आपको बताऊंगा ये चीज कौन सी है। नंबर 1, आपको कंपैरिजन नहीं करना है। किसी पेशेंट के साथ आपका कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबका बॉडी सिस्टम, फिर जो बच्चेदानी होती है, अंडे की थैली होती है, उसके अंदर एग होता है, उसका क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी सब अलग अलग होता है। तो ऐसे आप कंपेयर नहीं कर सकते कि इसको रिजल्ट ऐसे मिला तो मुझे ऐसी दवाई चाहिए या मुझे ऐसी ट्रीटमेंट मिलेगी जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट का चांस बढ़ेगा। नंबर 2 है कि आप ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते कि मुझे फर्स्ट में ही रिजल्ट चाहिए। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं, उनके रिलेटिव को लेके उनको फर्स्ट ट्रायल में रिजल्ट मिल जाता है, फिर वो आते हैं और बताते हैं कि भी उनका रिजल्ट मिला है तो हमारा ही फर्स्ट में ही रिजल्ट मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल हर केस में नहीं होता। हाँ, हो जाता है 30 to 60, 70% केस में ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट ट्रायल में रिजल्ट मिलता है, लेकिन 100% पेशेंट के अंदर फर्स्ट ट्रायल में रिजल्ट मिलना नामुमकिन है, क्योंकि ये नेचर प्रोसेस है। हम अच्छी क्वालिटी के आपके एम्ब्रियो बनाएंगे, बच्चेदानी की जो लाइनिंग है वो भी अच्छी बनाएंगे, लेकिन जो एम्ब्रियो है वो चिपकने वाली बात है, वो टोटली नेचुरल है और उसके लिए कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो आप ऐसा कंपैरिजन मत कीजिए। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि भी आपको रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए डॉक्टर आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि आपको रिजल्ट मिल जाए। थर्ड पॉइंट है कि सर मुझे डे 5 ही ट्रांसफर करना है, मींस ब्लास्टोसिल ट्रांसफर ही मुझे चाहिए। ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अंडेदानी कैसी है और उसमें कितने एग निकलते हैं जब हम पिकअप करते हैं, अंडा लेते हैं तो, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन कितना होता है, एम्ब्रियो कितने मिलते हैं, और उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। कई पेशेंट ऐसे हैं, मेरे पास एनआरआई पेशेंट है, एक पेशेंट कनाडा से आया है, उसकी ट्रीटमेंट 3 साल पहले हमने शुरू किया था। तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में जब हमने पिकअप किया तो उसको 0 एग मिले। सेकंड पिकअप किया तो उसमें 6 एग मिले और उसमें 2 ही एम्ब्रियो फर्टिलाइज हुए और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको रिजल्ट मिल गया। लेकिन मैंने डे 3 ट्रांसफर किया। कई पेशेंट ऐसे हैं कि जिसको एंडोमेट्रोसिस का केस है, ओवरियन रिजर्व AMH 0.5, 0.6 है, और उसके अंदर हम डे 2 में भी ट्रांसफर करते हैं और डे 2 में भी रिजल्ट मिलता है। हाँ, एज पर द साइंस एंड एविडेंस डे 5 का इम्प्लांटेशन रेट ज्यादा है, लेकिन उसके लिए आपके कितने एग मिलते हैं और उसमें से कितने एम्ब्रियो फर्टिलाइज होते हैं, गर्भ मिलना बहुत जरूरी है। अगर गर्भ की जो एम्ब्रियो है उस क्वालिटी अच्छी है तो वो ही डे 5 में स्टेबल लैब के अंदर रहेंगे और वही हम आपको ट्रांसफर करके दे सकते हैं। तो इसीलिए डे 5 हो या डे 2 हो या डे 3 हो, इम्प्लांटेशन रेट 30 to 70% रहता है और उसमें रिजल्ट मिलता है। तो उसके डे 5 ट्रांसफर के लिए सो मेनी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, कई सारी चीज ऐसी होती है, उसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं। कई पेशेंट को हम डे 5 ही ट्रांसफर करते हैं, सिंगल एम्ब्रियो या डबल एम्ब्रियो, लेकिन कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि डे 3, डे 2 में भी जाना पड़ता है। 4th नंबर है बेड रेस्ट। कई पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि सर हम आपको हॉस्पिटल में रहना है 15 दिन, हम घर ही नहीं, लेकिन हम आपको
गुंजाइश करते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर आप हॉस्पिटल में 15 दिन रहेंगे आफ्टर ईटी तो आपका 100% सक्सेस हो जाएगा। आप घर चले गए या आपने ट्रैवलिंग किया तो आपको डिस्टर्ब हो जाएगा या सक्सेस रेशियो नहीं मिलेगा। बेड रेस्ट का और आईवीएफ रिजल्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान इतना रखना है कि स्ट्रेस फ्री और स्ट्रेन फ्री फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन के साथ आपको जो भी काम करना है वो कर सकते हैं, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई हॉस्पिटल में रुक गए तो चांस बढ़ गया या घर गए तो फिर फेल हो गया, ऐसा नहीं होता है। नंबर 5, ईटी के बाद कई मरीज ऐसे हैं कि जो घर जाके 7 दिन बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करते हैं, फिर हर ऑल्टरनेट डे चेक करते रहते हैं कि कब पॉजिटिव आया, या 10th डे के बाद चेक करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव है। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, आपका अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ेगा। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा उसी दिन के, क्योंकि जब हम एम्ब्रियो बेस्ट क्वालिटी के रखते हैं बच्चेदानी के अंदर, उसके बाद 3 to 5 डे के अंदर इम्प्लांट होके वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं और तभी ब्लड के अंदर बीटा एसीजी नाम का हार्मोन आगे बढ़ता है और उसके हिसाब से वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाता है। तो जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया है उसके 14 दिन बाद ही हम ब्लड रिपोर्ट कराएंगे। उससे पहले आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है कि भाई क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि आप टेस्ट करते रहेंगे तो अननेसेसरी आपको स्ट्रेस रहेगा। और कई पेशेंट ऐसे है कि 5 to 10% फॉल्स नेगेटिव चांस भी होते हैं। कई पेशेंट ऐसे है कि भी उसका यूरिन प्रेगनेंसी नेगेटिव है और प्रेगनेंसी दिखा रहा है, कई बार ब्लड के अंदर नेगेटिव दिखा रहा है लेकिन प्रेगनेंसी दिखा, कई बार फॉल्स नेगेटिविटी चांसेस होता है 5 to 10% केस के अंदर। आप बार बार यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना जरूरी नहीं है। नंबर 6, काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि भी आज मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया, फिर 14 दिन बाद मेरा रिपोर्ट आएगा, फिर 1-2 दिन बाद हो गए, फिर अभी तो 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, ये हो इस तारीख को मेरा रिपोर्ट होगा। ये सब बैक ऑफ माइंड में चलता रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अननेसेसरी कॉर्टिजोल हार्मोन है वो सिक्रेट होता है और वो जो बच्चेदानी है उसमें कॉन्ट्रैक्ट देता है और वो इम्प्लांटेशन में रुकावट दिक्कत आ जाती है। इसीलिए आप ये सब सोचना ही नहीं है। जितना आप नॉर्मल रिलैक्स रहेंगे, भूल ही जाना है एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद, तो अंदर सब अच्छा होगा तो 100% रिजल्ट आना ही है। आपको मेंटली उसके बारे में सोचना नहीं है। आपको आपका रूटीन काम करते रहना है, खाना पीना, घूमना फिरना, जो आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, और रेगुलर मेडिसिन लेना है। पॉइंट, सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। कई बार ऐसे है कि सहेलियां बातें करती है कि भी मैंने ऐसा कराया था तो मुझे ये सिम्टम था, मुझे तो 10 दिन में ही नोजिया वॉमिटिंग सब शुरू हो गया था, मुझे इतना डिस्चार्ज हुआ तो मेरा पॉजिटिव हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा चीज आइडियली कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी ब्लड और यूरिन में दिखाने के बाद उसके सिम्टम आने में कई बार टाइम लगता है और सबका मेटाबॉलिक सिस्टम, हार्मोन सिस्टम और सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी सबका अलग अलग रहता है। किसी को नोजिया वॉमिटिंग जल्दी फील होता है, किसी को लेट होता है, और कई महिला ऐसी है कि जिनको 2-2.5 महीना तक फीलिंग ही नहीं होता फिर भी प्रेग्नेंट होती। तो ऐसा कोई सिम्टम नहीं है कि ऐसा होगा तो ही चांस बढ़ेगा या चांसेस है प्रेगनेंसी का एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद, ऐसा कुछ नहीं है, सब रॉन्ग बिलीव है। सो नंबर 8 इज नेवर अंडर प्रेशर, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे, कभी क्या होगा, मेरा रिजल्ट कब आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो सब अच्छा होगा, पॉजिटिव का चांस होगा, फिर भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा सोचना कुछ भी नहीं है। मैंने अपने अगले वीडियो में ही बताया है और अभी भी बता रहा हूं कि आप जितना नॉर्मल नेचुरल रहेंगे इतना आपका सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा।
आपको इस बारे में सोचना ही नहीं है कि आपका ये ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसा है वैसा। आप जैसे रूटीन काम करते हो, खाते पीते हो, ऐसे रिलैक्स रहना है। आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना है, योगा मेडिटेशन करना है जिससे आपको रिलैक्स फील हो। ब्रीदिंग एक्टिविटी है, एक्सरसाइज जो हम अपने पेशेंट को सिखाते हैं, वो सब आपको करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज नेवर कंपेयर विद द कॉस्ट एंड रिजल्ट। कई बार ऐसा होता है कि भी हमने इतना खर्चा किया है तो आईवीएफ में तो रिजल्ट मिलना चाहिए, इतना पैसा डाला, ये है वो है। ऐसा नहीं होता। आईवीएफ का जो सक्सेस रेशियो और जो आपकी कॉस्ट है उसके रिलेशन नहीं है, क्योंकि सबका बॉडी सिस्टम अलग है, सबका पैकेज अलग अलग होता है। लेकिन जो कैचअप पावर है बच्चेदानी का, वो भी हर पेशेंट का अलग रहेगा। उनका हार्मोन लेवल अलग है, ब्लड सर्कुलेशन अलग है। किसी को फर्स्ट में रिजल्ट मिलता है, किसी को दूसरी बार या तीसरी बार भी करना होता है। तो आप ऐसा माइंड में लेके नहीं चलो कि मैंने इतना पैकेज लिया, ये है तो मेरा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। नेवर कंपेयर विद द कॉस्ट एंड रिजल्ट। कई पेशेंट ऐसा होता है कि भी हम कैंप करते हैं, उसके अंदर भी पेशेंट आते हैं तो उसको हम डिस्काउंट रेट में आईवीएफ कराते हैं, उनको सबको रिजल्ट मिल जाता है। कई बार पेशेंट ऐसा होता है कि इसको एक दो बार और भी ट्रायल करना होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सबका बॉडी सिस्टम अलग अलग होता है। एक क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी अलग होता है, और उसके बाद जो डेवलप होता है एम्ब्रियो, जो भ्रूण बनता है उसका, और जो बच्चेदानी की लाइनिंग है, उस दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। और ये टोटली नेचुरल प्रोसेस है। साइंस आपको हेल्प करेगा, हम प्रॉपर बेस्ट मेडिकेशन देंगे कि आपका सक्सेस रेशियो बढ़ जाए। सिर्फ एंड सिर्फ जो मैंने आपको बातें बताई वही आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, रिलैक्स रहना है, माइंड फ्रेश रखेंगे, योगा मेडिटेशन करेंगे, लाइट वॉकिंग करना है, हेल्दी डाइट खाना है, रेगुलर मेडिसिन लेना है, और दिमाग से निकाल देना है कि आपने इतना भारी ट्रीटमेंट करा है, ये है वो है, या इसको मिल गया और मेरे को कब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। और आपको माइंड को एंगेज रखना है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने में या म्यूजिक थेरापी का उपयोग करना है, जिससे आपका चांस और बढ़ जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप इज आप अपने डॉक्टर से खुल के बातें कीजिए। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, आपके मन के अंदर जो भी है, जो भी खाने के रिलेटेड है, रेस्ट के रिलेटेड है, कि भी प्रोसीजर के रिलेटेड आईवीएफ कैसे होता है, पिकअप क्या है, कितने एम्ब्रियो बनेंगे, कब रखेंगे, वो सब आप डॉक्टर को पूछ लीजिए, या जो काउंसलर है उसको पूछ लीजिए। लेकिन आप किसी और को पूछेंगे तो क्या होगा, वो अपना ऐड करके आपको बताएंगे। तो मीन्स जो रियलिटी है वो आपको जानने को नहीं मिलेगी। इसलिए हमारी राय यही है कि आप अपने डॉक्टर या जो असिस्टेंट डॉक्टर है उसको पूछ लीजिए, जो भी आपके मन में हो। या मैं तो मेरे हर मरीज को बोलता हूं कि आपको जो भी क्वेरी हो, फॉर एग्जांपल घर जाके कोई बात याद आ गई तो एक पर्ची बना के डायरी में सब नोट कर दीजिए, तो जब भी आप नेक्स्ट विजिट हो पूरा पूछ लीजिए। या डॉक्टर को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी हमने दिया है। तो क्या आपको आइडियल ऑथेंटिक आंसर मिलेगा। आप अपनी सहेली को पूछेंगे तो वो अपना बताएंगी कुछ ऐड करके, किसी और को पूछेंगे तो उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेकिन जो मेडिकल ऑथेंटिक चीज है वो डॉक्टर ही आपको बता पाएंगे, ये जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनको ही आप पूछिए। आशा रखता हूँ कि आपको ये बात बहुत उपयोगी रही होगी। हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।